नमस्कार, मैं आलोक भारद्वाज। जैसा कि आप मुझे जानते ही हैं, आज मैं जो स्टोरी कहानी लेकर आया हूँ वो है मदन मोहन गुप्ता जी की। कौन है मदन मोहन गुप्ता जी? मदन मोहन गुप्ता जी बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री सेंट स्टीफन कॉलेज से पास आउट हैं। महात्मा गांधी जी के विचारों से बहुत अधिक प्रभावित हैं। 1909 में महात्मा गांधी जी ने जो हिंद स्वराज का आंदोलन चलाया था, उसको पुनर्जीवित करने का गुप्ता जी ने बीड़ा उठाया है। वे सोचते हैं जो राम राज्य की परिकल्पना महात्मा गांधी जी ने करी थी, अगर वह परिकल्पना साकार हो जाए तो ये भारतवर्ष वास्तव में राम राज्य बन सकता है। जैसे कि एक महत्वपूर्ण बिंदु बतलाता है, सन 1844 में अंग्रेजों ने हमारे ये नोट, जो पुरानी मुद्रा सोने चांदी के सिक्कों से परिवर्तित कर आम भाषा में नोट कहते हैं, प्रचलित करे थे। वे हमें गुलामी में दखलने का प्रयास था, क्योंकि वह नोट सरकार कभी भी बंद कर दे तो वह केवल कागज़ के टुकड़े हैं, जबकि पुरानी मुद्रा जो सोने चांदी के सिक्कों के रूप में होती थी, हम सभी भारतवासियों को मुद्रा एक राजा द्वारा बंद करने पर भी कोई नुकसान नहीं होता था। अब यही वार्ता हम मदन मोहन गुप्ता जी के विचारों के द्वारा सुनेंगे, उन्हीं की जुबानी। जय हिंद, धन्यवाद। गुप्ता जी, गांधी जी का स्वराज और रामराज की कल्पना क्या है, उसके बारे में बताएं। गांधी जी के स्वराज से मतलब है हमारा कि हम अपनी जो दैनिक आवश्यकताएं हैं, आप यहाँ पीछे देख रहे हैं, मेरा एक स्लोगन लिखा हुआ है, स्वराज कंसल्टेंट एंड अकाउंटेंट्स के नाम से जो बैनर है, बैनर को हाईलाइट करके, फ्रीडम विदाउट सेल्फ कंट्रोल इज सुसाइडल। वह आजादी जिसके अंदर हम अपने ऊपर खुद कंट्रोल ना करें, अपने ऊपर स्व नियंत्रण ना रखें, वह आत्महत्या के बराबर है। तो अपनी इच्छाओं पे, अपनी आवश्यकताओं पे और अपने लालच पे जब हम नियंत्रण करते हैं, तो गांधी जी के एकादश व्रत को पालन करते हुए हम अपनी आवश्यकताएं इतनी नॉर्मल कर लेते हैं कि हम किसी भी प्रभावी तंत्र की गुलामी करने से अस्वीकार कर सकते हैं। वी आर द रिचेस्ट पर्सन इफ हमारी अपनी आवश्यकताओं को हम नियंत्रण में रखते हैं। जो पावे संतोष धन सब धन धुरी समार। गांधी जी के स्वराज का मतलब जो है और राम राज्य का मतलब ये है कि हर आदमी अपनी आवश्यकताओं को नियंत्रण में रखते हुए अपने से कमजोर की आवश्यकताओं की पूर्ति की तरफ ध्यान दे। मानव जीवन का उद्देश्य यही है कि परमात्मा द्वारा गिफ्टेड 2 हाथ 2 पैर के द्वारा, परिश्रम में पूज्यते के द्वारा हम जो है दूसरे की आवश्यकताओं को भी पूर्ति करने के लिए सेवा भाव में अपने आप को अर्पित करते हैं। के चुनाव कैसे हो सकते हैं वो बताइए। आप क्या सोचते हैं, गांधी जी की क्या कल्पना रही है इसके बारे में? चुनाव, गांधी जी ये चाहते थे कि हम गांधी जी ने 1947 में कहा था कि कांग्रेस पार्टी को डिसॉल्व कर देना चाहिए और राष्ट्र निर्माण के कार्य के लिए इस दल की राजनीति से बाहर आकर हमको राष्ट्र निर्माण के कार्य में एकजुट होकर, संगठित होकर लगना चाहिए। ये इस देश का दुर्भाग्य रहा कि कांग्रेस ने गांधी जी की बात नहीं मानी और आज आजादी के अमृत महोत्सव काल के अंदर कांग्रेस जो है उस बात को मानने के लिए मजबूर हो रही है। किस बात को मानने? जो गांधी जी ने कहा था 15 अगस्त को कांग्रेस पार्टी को डिसॉल्व कर देना चाहिए। आज कांग्रेस पार्टी 25-30 और पार्टियों के साथ मिलकर भी अपने वजूद को स्थापित नहीं कर पा रही है। इसका मतलब आज गांधी जी की जो इच्छा थी उसकी पूर्ति कर रही है। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस स्वतः ही डिसॉल्व होती जा रही है। कांग्रेस इस तरह डिसॉल्व हो रही है क्योंकि कांग्रेस ने अपने ऊपर स्व नियंत्रण नहीं रखा। वर्ल्ड बैंक, IMF, WHO, WTO और रिजर्व बैंक के माध्यम से असीमित नोट छापकर उसने अपनी सत्ता जो है कुछ लोगों के हाथ में केंद्रीकृत रख के इस देश की जनता को स्वराज देने में कोताही बरती है। गांधी जी का जो तावीज 1948 में गांधी जी ने राष्ट्र को समर्पित किया था एज गाइडलाइन फॉर डिसीजन टेकिंग बाय ऑल ऑफ अस, मीडिया एंड पार्लियामेंट ऑफ भारत, उसको जो है उन्होंने तिरस्कार किया
और आज गांधी जी की नीतियों का तिरस्कार करने के कारण ही कांग्रेस जो है उस स्थिति में पहुंच गई है कि आज इसका वर्चस्व जो है माइक्रोस्कोप से देखने के बाद भी मिल नहीं पा रहा। और भाजपा की क्या स्थिति है? मैं बिना खर्च के चुनाव की व्यवस्था पे बारे में बात चल रही थी हमारी। उस व्यवस्था के अंदर हम हर बूथ के लेवल पर या गांव के स्तर पर इतने संगठित होते उस गांव की बूथ की जनता या गांव की जनता कि अपने 7 प्रतिनिधि को चाय पीते पीते चुन ले। यदि वो 1100 वोटर संगठित होकर अपने 7 प्रतिनिधियों को चुन लेगी तो वही 7 प्रतिनिधि ही उनके एक वोट की वैल्यू उतनी रखते हुए जितने उनको अपने बूथ पर वोट मिले हैं वो कॉर्पोरेटर, एमएलए, एमपी और ब्लॉक पंचायत का चुनाव करके अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे। इस तरीके से ब्लॉक लेवल पंचायत के चुनाव के अंदर सिर्फ 49 वोटर होंगे क्योंकि 7 बूथ मिलकर एक ब्लॉक बनाएंगे और 250 वोटर होंगे कॉर्पोरेटर के चुनाव के लिए। सिर्फ 250 लोग ही उस कॉर्पोरेटर पर नियंत्रण रखेंगे, उसकी नीतियों की समीक्षा करेंगे। ऐसा करने से चुनाव का खर्चा बचेगा। इस तरह 1100 वोटर ही एक अपने एमएलए का चुनाव कर पाएंगे और 11,000 वोटर दिल्ली के अंदर एक एमपी का चुनाव कर पाएंगे। मतलब गुप्ता जी, मैं भी अपनी वीडियो में बोलते आ रहा हूँ कि 99.9% जो हमारे भारत के नेता हैं वो किसी भी दल के हों, वो सब जो है एक ठग है, एक नंबर के बेईमान लोग हैं। और उन बेईमान लोगों के पीछे सारी जनता पागल है, सब पागल है। और वही कहना चाह रहे हैं कि 100 में से 99 बेईमान, फिर भी मेरा भारत महान। वो जो है इसलिए है, ये आपके जो डायलॉग है ना कि 100 में 99 बेईमान फिर भी भारत देश महान, ये इसलिए है कि 1947 में हमें आजादी नहीं मिली। अंग्रेजों की गुलामी जो 200 साल पहले हमारे को 1844 में अंग्रेजों द्वारा कागज का नोट पैदा करके दी गई थी, हमारे जो व्यापारियों की हुंडी को तो इन्होंने इलीगल डिक्लेयर कर दिया और अपने इस रिजर्व बैंक की। एक मिनट रुको, वापस बोलना जिससे मेरे को एडिट करने का टाइम मिल जाए। रुको, आप बोलो वापस। रिजर्व बैंक को देख के बोलो। 1844 में जो अंग्रेजों ने कागज का नोट पैदा किया था और हमारे व्यापारियों की हुंडी जो वापस आने के ऊपर इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ गोल्ड या सिल्वर वापस करती थी, उसको इन्होंने इलीगल बता दिया। यदि उसके अंदर कोई कमी थी तो उसको सुधार करना चाहिए था, ये नहीं कि मोनोपोली ऑफ करेंसी नोट इशू करके असीमित नंबर ऑफ करेंसी नोट छाप के अपने अपने भाई भतीजावाद के द्वारा सरकारी ब्यूरोक्रेसी के गुलाम के द्वारा इस देश की जनता का शोषण करने को अधिकृत कर दिया जाए और हम हर 5 साल में हमारे पैसे की वैल्यू आधी करके 500 रुपए की वैल्यू 5 साल बाद 250 रुपए, 10 साल बाद 125 रुपए, 15 साल बाद 62 रुपए और 20 साल बाद 30 रुपए रह जाए। ऐसी व्यवस्था इस देश की जनता का भला नहीं कर सकती। हमको जो है गांधी जी के स्वराज की तरफ जाना ही पड़ेगा। गांधी जी के 3 बंदर, जो अंधा कानून, बहरी सरकार और गूंगा मीडिया, जो देश को रचनात्मक दिशा देने में असमर्थ है, उसके शासन में और गुलाम ब्यूरोक्रेसी और मैकाले एजुकेशन जो गुलामी पैदा करती है, ये सब जो केंद्रीकृत व्यवस्था है जिसके अंदर हमारे चुने हुए गांव के 7 प्रतिनिधि का कोई भी नीति निर्धारण में वो से नहीं है, ऐसी व्यवस्था को हम बहिष्कार करते हैं और हम ये कहते हैं कि वह व्यवस्था जिसके अंदर हम अपने बूथ के 7 प्रतिनिधियों को ही कॉर्पोरेटर, एमएलए, एमपी चुनने का अधिकार देते हैं, उस व्यवस्था को दोबारा स्थापित किया जाए ताकि विकेंद्रीकरण सत्ता, शिक्षा, न्याय और उत्पादन, विकेंद्रीकरण डिसीजन टेकिंग पावर के माध्यम से हम अपना स्वराज की स्थापना कर सकें। तो ये बात आपने पीएमओ तक पहुंचाई है कभी? पीएमओ तभी करेगा जब जनता इस देश की संगठित होकर रोएगी। अच्छा, जब तक बिना रोई तो आजकल माँ भी दूध नहीं देती। अरे तो हमको संगठित होकर रोना पड़ेगा और यदि हम बूथ लेवल पर अपने प्रतिनिधि 7 चुनकर संगठित नहीं हो सकते तो हमारा मर जाना ही बेहतर है। गांधी जी कहते थे इन लोगों को मर जाना चाहिए। अरे तो ये मरे हुए ही है इस देश की जनता। हाँ, देश की जनता मरी हुई है। मरी हुई जनता से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो संगठित होगी। बिल्कुल संगठित होके अपने अपने बूथ के यदि 1100 वोटर 7 प्रतिनिधि का चुनाव नहीं करने के लिए एक होंगे
तो इस देश की व्यवस्था जो है इस देश की जनता का भला नहीं करेगी। अच्छा, मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको, सॉरी। ये अभी जो एक इलेक्ट्रल बॉन्ड पे सुप्रीम कोर्ट का अभी आदेश आया 2 दिन पहले, उसके बारे में क्या है? मैं कह रहा हूँ केंद्रीयकृत व्यवस्था जो आप वही बताइए, वही बतला रहा हूं। जनता 1947 से जो केंद्रीयकृत व्यवस्था चल रही है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, वर्ल्ड बैंक की, IMF की, WHO की, WTO की, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो व्यवस्था चल रही है, उस व्यवस्था के अंदर हमारे देश के लोकल उत्पादन को तो तिरस्कार किया जाता है और इम्पोर्टेड दालों के माध्यम से, इम्पोर्टेड वस्तुओं के माध्यम से हमारे देश की वस्तुओं को सही प्राइस नहीं दिया जाता और किसानों का शोषण किया जाता है। ये वह व्यवस्था है जिसके अंदर र्यूथलेस एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचर एंड ह्यूमैनिटी, एक ताकि कुछ लोग अपनी संपत्ति का असीमित अर्जन कर सके, इस व्यवस्था का हमें तिरस्कार करना चाहिए। तो ये पतंजलि और ऐसे कई चल रहे हैं, पतंजलि हो चाहे कोई भी हो, गांधी जी ने 1909 और 32 में हिंद स्वराज पुस्तक के अंदर क्या कहा है? विकेंद्रीकरण, रीलोकलाइजेशन ऑफ डिसीजन टेकिंग पावर, एजुकेशन पॉलिसी, जुडिशरी वाया पंचायत एंड प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड डिजिटल करेंसी टू। जब ये 5 चीजें विकेंद्रीकृत होंगी और हम अपने निर्णय अपने हाथ में लेकर स्वरोजगार की स्थापना करेंगे, तभी इस देश को रियल स्वराज मिलेगा और जनतंत्र की स्थापना होगी और अब आपके राम राज्य की, गांधी जी के सपनों का राम राज्य की स्थापना होगी। चलिए ठीक है। अब मैं एक प्रश्न है छोटा सा, जो एक इलेक्ट्रल बॉन्ड के ऊपर अभी 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का आदेश, वो इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है केंद्रीयकृत व्यवस्था की एक गलत नीति है जिसका सुप्रीम कोर्ट ने विरोध किया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने विरोध भी नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये कहा है ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट भी इस केंद्रीकृत व्यवस्था का विरोध नहीं कर रहा, ट्रांसपेरेंसी दे रहा है सिर्फ। हमें ट्रांसपेरेंसी नहीं चाहिए, हमको डिजिटल करेंसी का विकेंद्रीकरण चाहिए। भारतवर्ष के 786 जिले हैं। थोड़ा सा सरल हिंदी मैं बतला रहा हूँ, भारतवर्ष जनता नहीं समझ पाएगी। भारतवर्ष के अंदर 786 जिले हैं। जब भारत के अंदर मल्टीनेशनल डिजिटल करेंसी 50 चल रही है, तो UPI 1 to UPI 786 हर जिले की अपनी करेंसी 0.1 0.2 लगाकर हर MLA के क्षेत्र तक अपनी एक करेंसी का रिजर्व बैंक के माध्यम से अकाउंट रख के क्या उनके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को कंट्रोल करते हुए स्वराज, स्वावलंबन और इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड डेफिसिट को जीरो करने के लिए प्रेरित नहीं कर सकती? UPI 1.1 to UPI 1.N to UPI 786.1 to लेके 786.9 के माध्यम से हर MLA जब अपने देश की, अपने क्षेत्र की जनता के प्रति उत्तरदायी होगा, तभी भारतवर्ष के अंदर स्वराज आएगा और गांधी जी के सपनों का राम राज्य की स्थापना होगी। भगवान राम का जो मंदिर आज बना है आजादी के अमृत महोत्सव के बाद से, उसका तभी सार्थक होगा जब हम हर दिल के अंदर राम राज्य आएगा, हर मंदिर के अंदर दरिद्र नारायण की पूजा होगी और दरिद्र नारायण की सेवा होगी, तभी गांधी जी के सपनों का राम राज्य आएगा और भारत जो है विश्व गुरु बनेगा, अखंड भारत होगा। बलूचिस्तान 1947 से इंतजार कर रहा है टू बी ए पार्ट ऑफ भारत। गांधी जी ये चाहते थे वेस्ट पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान तक का एक गलियारा दिया जाए। आज वो गलियारा देने को मैं तैयार हूं, यदि पाकिस्तान भी भारतवर्ष को बलूचिस्तान और अफगानिस्तान तक का गलियारा देने को तैयार हो, ताकि हमारा ट्रेड जो है पूरे यूरोप से मतलब निर्बाध रूप से हो सके, ऐसी तो कल्पना करते हैं। आपका कहने का मतलब है इंदिरा गांधी जी ने जो बांग्लादेश के टुकड़े किए थे वो सही किया था, क्योंकि गलियारे का तो बहुत विरोध है सोशल मीडिया पे। गलियारे का विरोध, ये केंद्रीयकृत व्यवस्था में चाहे टुकड़े करे, चाहे इस देश के बिहार और झारखंड अलग अलग राज्य बनाए, चाहे उत्तराखंड और यूपी बनाए, इस तरीके से छत्तीसगढ़ बनाए, चाहे अब खालिस्तान बनाए, इस तरीके से देश का भला नहीं हो सकता। हमको विकेंद्रीकरण सत्ता का पंचायत स्तर पर करना पड़ेगा,
क्योंकि अपनत्व की भावना के द्वारा वही अपने देश की जनता का भला करने के लिए सक्षम है। अच्छा गुप्ता जी, अब अंत में चलते चलते गांधी जी के जो 3 बंदर हैं, है ना, वो वर्तमान परिवेश में आपके हिसाब से क्या संदेश देते हैं, वो बताइए। गांधी जी के 3 बंदरों का, गांधी जी ने कहा था बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत सोच, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। लेकिन आज जिस बंदर के आंख पे पट्टी है उसको हम बोलते हैं अंधा कानून। जो पंचायतों को जो कभी जज होती थी उनको संस्था के रूप में सिर्फ गवाही देने का भी अधिकार नहीं देना चाहता, सच्चाई जानना ही नहीं चाहता, न्याय करना ही नहीं चाहता, न्याय के नाम पर पैसे का व्यापार रंडी का कोठा बना हुआ है, उस व्यवस्था को खत्म करना है। जो जिस बंदर के कानों में उंगली है उसको हम बोलते हैं बहरी सरकार, जो इलेक्शन और नील एक्सपेंडिचर पर चर्चा भी नहीं करना चाहती, इलेक्शन में अरबों रुपए बर्बाद करके कुछ नेताओं के घर भरने का तांडव रचती है और अंग्रेजों का फूट डालो राज करो का तांडव रचती है। जिसके बंदर के मुंह पे उंगली है उसको हम कहते हैं गूंगा मीडिया, जो सवेरे से शाम तक अंग्रेजों का फूट डालो राज करो का तांडव करते हुए आपस में नेताओं की लड़ाई दिखाकर जनता के अंदर फूट डालने का प्रयास करती है और समाज को रचनात्मक दिशा देने में सक्षम नहीं है। अच्छा, ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और इसके अलावा गुलाम ब्यूरोक्रेसी, जिसके द्वारा जिसको डिसीजन टेकिंग करने की अथॉरिटी नहीं है, अपना दिमाग लगाने की अथॉरिटी नहीं है, सिर्फ वो गुलाम है। वो जो है देश की जनता का शोषण करती है, उसको एग्जीक्यूटिव बना रखा है। मैकाले एजुकेशन है जो गुलाम पैदा करने वाली फैक्ट्री है, जो स्वावलंबन की शिक्षा नहीं देना चाहती। इवन हमारी शिक्षा पद्धति से कुकिंग को निकालकर नोर टोमेटो सूप की एडवर्टाइजमेंट का केंद्र बना रखा है। ऐसी व्यवस्था जो केंद्रीयकृत उत्पाद जो जहर है, केमिकल है, जहरीले वस्तुओं को जो है फसाई द्वारा हलाल द्वारा सर्टिफाई करके, क्या भारत स्वाभिमान ट्रस्ट को हमारी फूड केंद्र भोजन सामग्री का सर्टिफाई करने का अधिकार नहीं होना चाहिए, जिसकी राजीव दीक्षित जी ने स्थापना की थी भारत स्वाभिमान ट्रस्ट की। क्या भारत स्वाभिमान ट्रस्ट, राजीव दीक्षित जी कहते हैं कि हर किचन के माध्यम से हर बीमारी का इलाज हो सकता है, क्या वो हमारे फूड आइटम को सर्टिफाई करने में सक्षम नहीं है? और क्यों हलाल को जो कोका कोला और कैंपा कोला के माध्यम से जहर बेचने का तंत्र बना रखा है, उस तंत्र को हमें तोड़ना होगा और विकेंद्रीकरण उत्पादन का भी करना पड़ेगा, ताकि हम अपने सेहत के अनुरूप। चलिए गुप्ता जी, अब हम विराम देते हैं। आपका हमारे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे को अपने चैनल के माध्यम से जनता तक पहुंचने का अवसर दिया।